हेलो दोस्तों, आज हम आपके साइंस की तीसरी यूनिट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं आनुवांशिकी क्या होता है। आनुवांशिकी को अपन इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, तो आनुवांशिकी होता क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। आनुवांशिकी सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं को आनुवांशिकी कहते हैं। यानी सजीवों में, जैसे सजीव क्या होता है, जैसे जानवर अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं, इंसान अलग होते हैं, इनके जो दिखने में लक्षण अलग अलग होते हैं वो सभी आनुवंशिकी कहलाती है। अब बात करते हैं कि आनुवंशिक का पता किसने लगाया। सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में डेटसन ने बताया था। किसने बताया? डेटसन। इसके बारे में ध्यान रखना है। डेटसन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जीव विज्ञान वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया था 1905 में आनुवंशिकी के बारे में। और आनुवंशिकी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। किसका वर्ड है? ग्रीक भाषा का। और इसी ग्रीक भाषा में ये जो वर्ड लिया है ये जीन से लिया है, जिसे कहते हैं अपन जीनेटिक्स। क्या कहते हैं? ये जो वर्ड बना ना जीनेटिक्स, जिसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। और जीन का काम क्या है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाना। अब आनुवंशिकी जो लक्षण होते हैं वो क्या करता है? सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण करते रहते हैं। वही मैंने बताया था कि आनुवंशिक का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का आदान प्रदान होना, यह आनुवंशिकी कहलाता है। और इसमें जो लक्षणों को लेके कौन जाता है? जीन। कौन लेके जाता है? जीन। अब हम टॉपिक लेते हैं मेंडलवाद के बारे में। मेंडलवाद क्या कौन थे, इनके बारे में अपन समझेंगे इसी टॉपिक में। इनकी सबसे पहले जीवनी के बारे में पता लगाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं या आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल। 22 जुलाई, याद रखना, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजन डार्क प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। आप एक काम कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। किसमें प्राप्त की थी? 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। और 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी बने। कहाँ बने? ये चर्च के पादरी थे। ऑस्ट्रिया एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर। अब इन्होंने इसी चर्च के एक गार्डन में इन्होंने मटर के पौधे उगा रखे थे। उन्हीं मटर के पौधों में इन्होंने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके पता लगाया किसके बारे में? संकरण के बारे में और आनुवंशिकी के बारे में और इनके लक्षणों के बारे में। तो याद रखना कि इनके प्रयोग कहाँ हुए थे। प्रयोग चर्च के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो चर्च है यही मेन है, क्योंकि इन्होंने 1843 में चर्च में पादरी बन गए थे। पादरी बनने के बाद में ये अपने प्रैक्टिकल करते थे चर्च के उद्यान में मटर के पौधों में। और ये प्रैक्टिकल इन्होंने 7 साल तक करते रहे। 7 साल के बाद में इन्होंने पता लगाया किसके बारे में? संकरण के बारे में और आनुवंशिकी के बारे में। फिर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इस मटर के पौधे को वैज्ञानिक नाम है पीसियम सेटाइवाइवम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 में। ये तो हुआ मेंडल के जीवनी के बारे में। मेंडल की सफलता के कारण। अब अपन मेंडल के सफलता के कारण पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो आप स्पेशल इसके बारे में भी फोकस करें कि मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। पहली बात कि मेंडल ने जब मटर के पौधे पर अध्ययन किया था तो इन्होंने केवल एक लक्षण को ही सबसे पहले चुनाव किया गया था। एक लक्षण कैसे? कि जैसे शुद्ध लंबे थे तो केवल इसी के बारे में पता लगाया, और बोने थे तो केवल बोने के बारे में पता लगाया। ठीक है, मटर के पौधे में ये थे लक्षण, सबसे पहले शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। फिर दूसरी बात करते हैं अपन अपने संकरण के प्रयोगों को, सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक इन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण किया। क्या किया? सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी मतलब होता है संख्या के तौर पर। इन्होंने संख्यात्मक तौर पर ही विश्लेषण किया और पता लगाया कि कौन से मटर के पौधे बड़े हुए और कौन से छोटे हुए और उनमें क्या क्या लक्षणों का चेंजेस हुआ। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मटर का जो पौधा जो चॉइस किया वो सावधानी पूर्वक किया कि भाई हमें कौन से मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल करना है, वो उन्होंने सावधानी पूर्वक उसका चयन किया। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मटर के पादप का चयन कैसे किया।
यानी मतलब है कि इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों लिया, इसके बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। इसके 4 पॉइंट है, तो आपको चारों पॉइंट भी याद रखना है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, इसका क्या रीजन है। तो सबसे पहली बड़ी बात यह होता है कि ये मटर का पौधा 1 साल का पौधा होता है, यानी जिसे 1 वर्षीय पादप कहते हैं। ठीक है, इसी 1 साल के अंदर अपन इसकी कई पीढ़ियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए पहले याद रखना पॉइंट, 1 वर्षीय पादप होता है, इसलिए कम समय में अपन अनेक इसकी पीढ़ियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि 1 वर्षीय पादप होने के कारण इसे ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में द्विलिंगी पुष्प, इसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी मतलब है कि द्विलिंगी मतलब होता है इसमें नर और मादा दोनों के पुष्प लगते हैं, इसलिए इसे स्वपरागण कराने में भी तकलीफ नहीं होती है और शुद्ध वंश क्रम भी अपन सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला 1 वर्षीय पादप होना पादप है इसलिए, दूसरा द्विलिंगी पुष्प है इसलिए। ठीक है, और तीसरा मतलब होता है कि इसमें विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से करवा सकते हैं, यानी मतलब है कि इस पौधे में अपन कृत्रिम परागण भी करवा सकते हैं, यानी खुद करवा सकते हैं। यानी मतलब इन्होंने मेंडल ने खुद ने किया परागण, यानी परागण को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर। ठीक है, इसके अलावा इसमें विपर्यासी लक्षण भी होते हैं, यानी मतलब ये पौधा है, इस पौधे में कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, विपर्यासी लक्षण का मतलब ये होता है कि पौधा अपन जैसे ऊंचाई के अनुसार मापे तो इसमें लंबा भी होता है, बौना भी होता है। ठीक है, फिर इसमें पुष्प के रंग के बारे में लेते हैं तो इसमें पीला हो गया, बैंगनी हो गया, 2 तरह के पुष्प मिल रहे हैं। फिर इनके बीज के बारे में देखते हैं तो कोई झुर्रीदार होता है और कोई बिना झुर्रीदार होता है, कोई गोल होता है। तो ऐसे करके इनके टोटल 7 लक्षणों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। अब हम आनुवंशिकी के शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवंशिकी जो आप इस यूनिट पढ़ रहे हो ना, ये यूनिट, इस यूनिट में हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे और उन वर्ड के मीनिंग क्या क्या होंगे उसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल 20 है, तो आपको बता रहे हैं इसमें सबसे पहले जिन के बारे में। तो जिन क्या होता है, जिन एक कारक होता है जो क्या करता है, एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर लेके जाता है। मेंडल ने इसे कारक नाम दिया था और जॉनसन ने किस नाम से दिया, जिन के। ठीक है, युग्म विकल्पी का मतलब होता है 2 युग्म विकल्पी बन रहे हैं पौधे में। ठीक है, कौन कौन से, एक तो शुद्ध बड़ा कैपिटल टी और एक बोनापन के लिए स्मॉल टी। ठीक है, अब सम युग्मनजी का मतलब क्या होता है, किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाले जिन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान, यानी मतलब है कि जो लक्षण है, जैसे कि इसी पौधे में 2 तरह के लक्षण चल रहे हैं, एक तो बोनापन का और दूसरा लंबापन का। तो बोनेपन के 2 लक्षण होंगे और लंबेपन के भी 2 लक्षण होंगे, ये दोनों लक्षण समान होंगे। क्या होंगे, एक समान, इसलिए इसे कहते हैं सम युग्मनजी। और विषम युग्मनजी का मतलब होता है कि इसमें युग्म विकल्पी के असमान रूप हो, युग्म विकल्पी के असमान हो, यानी जो लंबा पौधा है उसमें कुछ गुण छोटे पौधे के भी हो, जो बड़ा पौधा है उसके अंदर छोटे पौधे के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, तो उसमें कहते हैं विषम युग्मनजी। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण के प्रारूप। अब लक्षण कौन कौन से हैं, यानी लक्षण क्या होता है कि अभी भाई जो चीजें दिखती है अपन को बाहर की तरफ दिखती है वो लक्षण होता है। जैसे कि किसी को बुखार आ रहा है तो अपन टच करके देखते हैं तो वो क्या लक्षण है बुखार का। ठीक है, तो इसे बाह्य प्रतीति कहते हैं। तो लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी और बौने पौधों के लिए स्मॉल टी। ठीक है, ये बाह्य प्रतीति होती है जिसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब हम जिन प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं। जिन प्रारूप क्या होता है, देखो जिन का काम क्या है, सजीवों की आनुवंशिकीय संरचना को पता लगाना, यानी सजीवों की आनुवंशिक संरचना जो होती है, रचना होती है, उसके बारे में पता लगाना इसका काम है। जैसे कि शुद्ध को अपन कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं और अशुद्ध को स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जिन प्रारूप हुए हैं। ठीक है, अब प्रभावी लक्षण के बारे में बात करते हैं। प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, प्रभावी लक्षण का मतलब ये होता है कि जो दिखाई देते हैं, है ना, वो लक्षण जो दिखते हैं अपन को वो प्रभावी लक्षण होते हैं। जिसमें F1PD में जो लक्षण अपन को दिखाई दिए गए हैं वो सभी प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, फिर अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, वे लक्षण जो F1PD में दिखाई नहीं दिए गए। ठीक है, तो वो कौन से हुए, अप्रभावी लक्षण। अब बात करते हैं एक संकर और संकरण। ठीक है, तो एकल लक्षण को वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, यानी एक ही लक्षण के बारे में अपन इसी वंशानुगति के बारे में, एक लक्षण की वंशानुगति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, और इसी प्रकार अगर अपन उसी एक वंशानुगति में 2 लक्षणों के बारे में पता लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकरण। और त्रिसंकरण का मतलब ये होता है कि 3 लक्षणों के बारे में पता लगाते हैं। अब एक लक्षण का मतलब होता है केवल बड़ा टी के बारे में ले लो, यानी जिसमें अपन बोनापन कह सकते हैं, और एक लंबापन।
ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे केवल एक के बारे में, जैसे कैपिटल टी के बारे में बात कर रहे हैं यानी लंबेपन के बारे में, वो तो एक संकरण हुआ। अब द्विसंकरण का मतलब होता है जिसमें दोनों आ जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और त्रिसंकरण में कि अगर इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसके फूल के बारे में भी ले लेते हैं, उसके रंग के बारे में, है ना, येलो और एक बैंगनी कलर का जो ले रहे हैं अपन वो कलर, ठीक है, तो वो त्रिसंकरण आ गया। और कई बार अपन क्या करते हैं, बीज के बारे में लेते हैं, फूल के बारे में भी ले लेते हैं और पौधों के बारे में भी ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुसंकरण, ठीक है। तो इसमें कई लक्षण आ गए ना, फूल आ गया, पौधा आ गया और उसके बीज आ गए, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, बहुसंकरण, त्रिसंकरण, बहुसंकरण, ये सभी आपको याद हो गए होंगे। अपन 12 टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, अब इसके बचे 8 टॉपिक, उसके बारे में भी रीडिंग कर लेते हैं अपन हाथों हाथ। अब हम बात करते हैं परीक्षण संकरण के बारे में, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F1PD को अप्रभावी लक्षण के साथ में अपन इसमें संकरण कराते हैं, तो उसे कहते हैं परीक्षण संकरण, यानी मतलब वे संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण के प्रारूप वाले जनक के साथ में किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण। यानी मतलब है F1PD को किसके साथ कराया, अप्रभावी लक्षण के साथ, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, परीक्षण संकरण। अब बात करते हैं संकर पूर्वज या पश्च संकरण, जिसे कहते हैं बैक क्रॉस, यानी एक कदम पीछे। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। जनक क्या होता है, नर और मादा, ठीक है, उनमें से किसी एक के साथ में करवाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, संकर पूर्वज या पश्च संकरण के पश्च संकरण कहलाता है, ठीक है। यानी मतलब F1PD का किससे कराते हैं, या तो कैपिटल टी से करा दो या स्मॉल टी से करा दो, तो ये क्या कहलाया, पश्च संकरण, ठीक है। अब बात करते हैं व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण का मतलब होता है कि एक बार अपन ने क्या किया, कैपिटल टी को नर मान लिया और स्मॉल टी को मादा मान लिया, तो इसे कहते हैं प्रथम संकरण, ठीक है। अब दूसरी संकरण में बात करते हैं, तो एक बार कैपिटल टी को अपन ने मादा मान लिया और स्मॉल टी को नर मान लिया, तो दूसरे संकरण में, तो यह हुआ व्युत्क्रम संकरण। यानी मतलब है कि उल्टा, एक बार नर को मादा मान लेते हैं और मादा को नर मान लेते हैं, ठीक है, तो यह हुआ व्युत्क्रम संकरण। अब बात करते हैं जनक पीढ़ी, ठीक है। तो संतति जो संतान प्राप्त होती है, यानी मतलब है कि जो रिजल्ट मिलता है प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, वो सब जनक पीढ़ी कहलाती है। यानी मतलब है कि जो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जो संतति प्राप्त हो रही है उनको, उन पौधों के संकरण, जो उन पौधों से संकरण करवाया, तो वो सब क्या कहलाती है, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब समझ गए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं 17वां पॉइंट पे। अब हम लेते हैं 17 पॉइंट पे, F1PD। F1PD क्या होती है, जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1PD कहते हैं। याद रखना, जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1PD कहते हैं। और F2PD क्या होती है, F1PD से संकरण से प्राप्त जो संतति होती है उसे F2PD कहते हैं। यानी F1PD से जो प्राप्त हो रही है संतति, वो क्या कहलाती है, F2PD। अब एक संकर अनुपात क्या होता है, एक संकर का मतलब होता है एक संकरण से प्राप्त अनुपात, ठीक है। यानी एक बार संकरण कराया, उससे जो अनुपात मिला उसी को एक संकरण अनुपात कहते हैं। और द्विसंकरण अनुपात का मतलब होता है दो बार संकरण कराया तो उससे जो प्राप्त अनुपात हुआ वो द्विसंकरण अनुपात कहलाता है। अब ये आपके टोटल 20 पॉइंट थे जो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। आप एक काम करना, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लिया करो हमारे साथ के साथ में, और इनको नोट आउट कर लिया करो। इससे क्या होता है कि आप इसको बाद में भी रीडिंग कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से इसके सेकंड पार्ट की ओर।